नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। हमारी खास पेशकश रुष्ट पराजय से असंतुष्ट में आपका बहुत स्वागत है। रूस यूक्रेन की जंग में विजय पराजय का खेल जारी है। यूक्रेन के हमले से असंतुष्ट पुतिन क्रोधित हैं। पुतिन ने फाइनल मैच की तैयारी कर ली है जो खेला जाएगा 24 अगस्त के दिन, जिसके लिए उन्होंने 12 जगहों पर शक्ति साधना शुरू कर दी है। इधर बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर भी बारूदी बिसात बिछ चुकी है। पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया बेलारूस पर कभी भी हमला कर सकते हैं। ऐसे में बेलारूस बॉर्डर पर भी रूसी परमाणु मिसाइलों ने मोर्चा संभाल लिया है। पुतिन की न्यूक्लियर तैनाती के खिलाफ इधर बाइडेन ने बड़ा कदम उठाया है। बाइडेन ने पुतिन के शक्ति घेरे में अपने B-2 बॉम्बर को उतार दिया है। क्या है पुतिन की शक्ति साधना और कैसे बाइडेन पुतिन के शक्ति घेरे को तोड़ने की तैयारी में है, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। चेरनीव में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। बड़ी खबर, चेरनीव में यूक्रेन ने विध्वंसक हमला किया है। KH-50 मिसाइल से अटैक किया है। हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखा जबरदस्त धमाका। एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। चेरनीव पर रूस का एक और मिसाइल अटैक। ड्रामा थिएटर हॉल पर दागी है मिसाइल। रूस का एक और बड़ा अटैक। चेरनीव में ड्रामा थिएटर हॉल पर मिसाइल दागी है। यहां पर रूस ने CCTV में कैद विनाशकारी धमाकों की लपटें। हमले में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और इधर डोनेट्स्क में यूक्रेन ने गिराया जडाम बॉम्ब। बड़ी खबर, डोनेट्स्क में यूक्रेन ने गिराया जडाम बॉम्ब। जडाम बॉम्ब धमाके में इमारत ध्वस्त। इमारत को रूसी सैनिकों ने बनाया था सैन्य बेस। वीडियो में दिखा जबरदस्त धमाका। रूसी सैन्य बेस पूरी तरह तबाह। आपको ये पूरा फुल फ्रेम करके दिखाते हैं पहले विजुअल। ये देखिए कैसे यहां पर रूसी सैनिकों की सैन्य बेस पर यूक्रेन ने जडाम बॉम्ब गिराया और उसके बाद धुआं धुआं चारों तरफ। आप देखिए कैसे अफरा तफरी मच गई, पूरी इमारत तबाह हो गई। ये आप देखिए विजुअल्स में, यहां ये रूसी सैन्य बेस था जहां पर जडाम बॉम्ब गिराया गया। और आपको ये तीनों खबरें देखिए। शुरुआत में हम दिखा रहे हैं आप पर रूस ने कैसे वहां पर KH-50 मिसाइल से अटैक किया, कैसे चेरनीव में ड्रामा थिएटर हॉल पर मिसाइल दागी उसने, और उसके बाद अब ये देखिए आप कैसे यहां पर रूसी सैनिकों के बेस पर जडाम बॉम्ब गिराया यूक्रेन ने। ये 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तीनों तस्वीरें दिखा रही हैं इस वक्त इस वॉर में कैसे यहां पर अब ये वॉर आगे बढ़ रही है। लेकिन अब एक बड़ी खबर जो मॉस्को से आ रही है। मॉस्को में फिर सुनाई दिए हैं धमाके। बड़ी खबर, स्थानीय लोगों ने धमाकों की आवाज सुनी है। मॉस्को के पास ओजोन गोदाम में आग लग गई। 6 मंजिला इमारत में आग से हड़कंप मच गया। मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन हमले से आग की आशंका जताई जा रही है। मॉस्को में धमाके की आवाज सुनी गई है और यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका जताई गई है। एक 6 मंजिला इमारत में आग से हड़कंप मच गया। फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें देखिए, ये हैं मॉस्को की तस्वीरें। ओजोन गोदाम में आग लग गई। ओजोन गोदाम में आग लग गई है। आप देखिए ये स्थानीय लोगों ने धमाका, और वो देखिए लेफ्ट साइड आपको जो दिख रहा है यहां पर वो धुआं, यही वो बिल्डिंग है जिसको जाकर यूक्रेन के ड्रोन ने हिट किया है, ऐसा बताया जा रहा है। मॉस्को में फिर से ये धमाकों की आवाज और ये धुआं देखा गया है। कीव पर हमले का यूक्रेन ने बदला लिया है। मॉस्को पर कीव ने ड्रोन से अटैक किया है। कीव पर हमले का यूक्रेन ने बदला लिया। मॉस्को पर ड्रोन अटैक। अभी उधर ड्रोन अटैक की आशंका थी, अब यहां पर कहा जा रहा है बदला है कीव पर अटैक का। मॉस्को पर कीव ने ड्रोन से अटैक किया है। पुतिकोवो इलाके में ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन ने। हवा में ही मार गिराया है यूक्रेनी ड्रोन। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसकी पुष्टि की है। उधर कीव पर हमले का यूक्रेन ने बदला ले लिया है। मॉस्को पर कीव ने ड्रोन से अटैक किया। देखिए कीव पर हमले का यूक्रेन ने बदला लिया। मॉस्को पर ड्रोन से अटैक किया। पुतिकोवो इलाके में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। मॉस्को के मेयर ने कहा कि हमने वो ड्रोन हवा में ही मार गिराया। तो मॉस्को पर कीव का काउंटर ऑफेंसिव दिखाते हैं अब आपको कैसे यहां पर मॉस्को पर अटैक किया यूक्रेन ने। 19 अगस्त ड्रोन से हमले की कोशिश नाकाम। देखिए 19 अगस्त ड्रोन से हमले की कोशिश नाकाम। 18 अगस्त मॉस्को एक्सपो सेंटर से टकराया यूक्रेनी ड्रोन। 1 अगस्त सरकारी बिल्डिंग पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक हुआ
और 30 जुलाई 2 हाई राइज बिल्डिंग्स पर ड्रोन अटैक हुआ। ये ड्रोन अटैक्स जिस तरह से हुए हैं यहां मॉस्को पर, वो हम दिखा रहे हैं आपको। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जनरल जीडी बख्शी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। जनरल बख्शी, शुरुआत आपसे करूंगा सर, और मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये जो मॉस्को पर रुक रुक कर ये जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, ये केवल ऑप्टिक्स है या इसके पीछे कोई मैसेजिंग है सर? देखिए साहब, ये ऑप्टिक्स है विद द एम ऑफ टेलिंग द वर्ल्ड कि हाँ साहब हम कुछ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री प्रोफेशनल डैमेज। ये जिल्च है, जीरो है। ये सांकेतिक अटैक्स हैं, सिंबॉलिक अटैक्स हैं। ये अटैक्स हैं हेडलाइंस पकड़ने के लिए, क्योंकि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव पूर्ण रूप से फेल हो चुका है और अब रूस का पलटवार होने का अंदेशा है। मैं अभी लंदन से वापस आ रहा हूं, वहां भी मेरी डिस्कशंस हुई है। देखिए, जो यूक्रेन के पास काफी नुकसान हुआ है, जो वो रशिया की डिफेंस लाइन पर उसने अपना सिर मारा है, तमाम हमले फेल हो गए हैं। और जो उनके कमाव हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स, उन्होंने उनके टैंक्स, ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल्स का बहुत नुकसान किया है। 125 तो वो टैंक कारकस वगैरह और ब्रैडली व्हीकल्स के कारकस वहां मिल गए हैं। वो फर्स्ट डिफेंस लाइन को ब्रीच नहीं कर पाए हैं। अब रूस जो है उसका प्लान था, जैसे 1943 में कर्स्क का जो बैटल हुई थी, उन्होंने जर्मनी को पहले हमला करने दिया था, अपने जो एयरक्राफ्ट से और आर्टिलरी से उसको तबाह किया था जर्मनी के अटैक को, और फिर जो है पलटवार किया था। उनकी यही स्ट्रैटेजी थी। इस स्ट्रैटेजी को देख के यूक्रेन ने अपनी जो 9 ब्रिगेड जो नेटो ने ट्रेन की थी, उससे अपने हमले रोक दिए थे। फिर खूब प्रेशर डाला अमेरिका ने, नेटो ने, तो उन्होंने किया है, नुकसान उन्हीं का हुआ है। ठीक है सर, कीव पर बड़े अटैक की तैयारी में है रूस। ये खबर देखिए, बहुत अहम है। हमले की आशंका में पूरे कीव में दहशत है। समंदर से कीव पर हम बड़े हमले की तैयारी में है रूस। रूस का समंदर में अंडर वाटर लॉन्च व्हीकल तैयार हो चुका है। ब्लैक सी से अटैक की रूस की बड़ी तैयारी है। तो क्या यहां पर मॉस्को पर हुए अटैक का बदला अब समंदर से अटैक करके लिया जाएगा? जनरल बख्शी, ये समंदर में जो अंडर वाटर व्हीकल है और ये जो मॉस्को का प्लान है, इसको आप कैसे देखते हैं? टीवी में ना ऐसे लग रहा है आप और कहीं देख के बात कर रहे हैं। आप क्या एक मिनट। देखिए साहब, मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल बदला लेगा। हाँ। जो कीव है, जो यूक्रेन है, वो सांकेतिक सिंबॉलिक अटैक्स कर रहा है कि दुनिया भर में हेडलाइंस में जाए कि हमने रूस पे किया है। और 500 ग्राम का एक्सप्लोजिव कुछ नहीं होता, ज्यादातर तो लोकली लॉन्च ड्रोन से किया जा रहा है। ठीक है साहब, जो कि टेररिस्ट एक्शंस की कैटेगरी में आता है, जो कि साबोटाज की कैटेगरी में आता है। ये कोई हाई लेवल अटैक्स नहीं है जिनका मिलिट्री डैमेज सब्सटैंशियल हो। लेकिन जो रूस का पलटवार है, अब आपने देखा चरनीव के ऊपर 7 लोग मरे और 150 के करीब घायल हुए हैं। ठीक है, और काफी सारे जो रूस के जो वेपन्स थे उनको वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए हैं। ज्यादातर उन्होंने जो है चरनीव पे हिट किया है। यूक्रेन के जो स्टॉक हैं नेटो और अमेरिकन एयर डिफेंस वेपन्स के, वो कम होते जा रहे हैं। यूक्रेन के पास आर्टिलरी एमिनेशन की कमी आ रही है। ठीक है, इसीलिए अमेरिका ने मजबूरन उनको जो है क्लस्टर म्यूनिशंस दिए हैं, क्योंकि नॉर्मल म्यूनिशन साहब खत्म होने के कगार पे हैं। 15,000 महीने के प्रोड्यूस हो रहे हैं। यूक्रेन स्वतंत्रता दिवस मनाएगा या आत्मसमर्पण करेगा, इसका फैसला 4 दिन बाद होने वाला है। 4 दिन बाद 24 अगस्त की रात यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा आघात होने वाला है। पुतिन परमाणु अटैक कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने 12 न्यूक्लियर सेंटर्स को एक्टिवेट कर दिया है। इन सेंटर्स पर करीब 500 एटमी वॉरहेड तैनात कर दिए गए हैं। यूक्रेन को मिटाने का ऑर्डर खुद पुतिन जारी करने वाले हैं। इसके लिए वो वॉर रूम में पहुंच गए। सवाल यह है कि आखिर 24 अगस्त को यूक्रेन पर परमाणु अटैक क्यों हो सकता है? इस सवाल का जवाब हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में है।
24 अगस्त 2023 ये वो तारीख है जिस दिन यूक्रेन का वजूद मिट सकता है। चौबीस अगस्त 2023 ये दिन यूक्रेन के लिए कयामत का दिन साबित होने वाला है। 24 अगस्त 2023 इसी तारीख को यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन इस दिन पुतिन की सेना जो कुछ करने वाली है उससे यूक्रेन सरेंडर को विवश हो जाएगा। दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 24 अगस्त को यूक्रेनी सेना पूरी तरह से पस्त हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तारीख को पुतिन अब तक का सबसे बड़ा प्रहार करने जा रहे हैं। डर इस बात का है कि पुतिन एटमी हमला कर यूक्रेन का सर्वनाश कर सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर पुतिन और उनकी सेना की गतिविधियां महाविनाश की तरफ इशारा कर रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक रोस्टोव के मिलिट्री बेस पहुंचे। पुतिन जहां पहुंचे वो रूस का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। यहां न सिर्फ बड़ी तादाद में सैनिक हैं, बल्कि भारी संख्या में घातक हथियार तैनात हैं। यहां पर रूस के परमाणु बमों का बड़ा जखीरा भी मौजूद है। यहां पुतिन ने सेना के तमाम बड़े अफसरों के साथ मीटिंग भी की। माना जा रहा है कि पुतिन ने अपने वॉर कमांडर्स को भीषण प्रहार का आदेश दे दिया। पुतिन के इस आदेश के बाद रूसी सेना 24 अगस्त के दिन यूक्रेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है। पुतिन के इस बैठक के साथ ही यूक्रेन के पास मौजूद रूस के सभी मिलिट्री बेस पर हलचल तेज हो गई है। 24 अगस्त को यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी है। सवाल यह है कि आखिर 24 अगस्त को ही पुतिन यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील क्यों ठोंकना चाहते हैं? रूसी सेना 24 तारीख को ही यूक्रेन का सर्वनाश क्यों करने वाली है? इन सवालों का जवाब हमें 2 महीने पीछे जाने पर मिलता है। 12 जून 2023 इसी तारीख को रूस अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। इसी दिन यूक्रेनी सेना ने मॉस्को समेत रूस के कई इलाकों को दहलाने की कोशिश की थी। रूसी सेना ने इसका विध्वंसक बदला लिया था, लेकिन पुतिन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। पुतिन ने 12 जून को ही तय कर लिया था, 24 अगस्त को जब यूक्रेन अपनी आजादी का जश्न मना रहा होगा, तब उसे अब तक का सबसे बड़ा जख्म दिया जाएगा। और अब वो वक्त आ गया है। 24 अगस्त आने वाला है। पुतिन का महाविध्वंस शुरू होने वाला है। पुतिन के ऑर्डर के बाद रूस के 12 एटमी सेंटर एक्टिवेट हो गए हैं। वहां पर बड़ी संख्या में मिसाइलें और बॉम्बर भेज दिए गए हैं। 24 अगस्त को इन्हीं 12 सेंटर से घातक और विनाशक प्रहार होने वाला है। तो पुतिन के आदेश के बाद एक साथ 12 एटमी सेंटर एक्टिवेट हो गए। ये यूक्रेन पर परमाणु अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये एटमी सेंटर हैं रोस्टोव, कजेल्स्क, तातिस्चेवा, एंगल्स, विपुलजोवा, तेक्वा, याशिका आराला, निज्नी, टैगिल और बेलारूस। इतना ही नहीं, समंदर से भी परमाणु प्रहार करने की तैयारी है। इसके लिए ब्लैक सी, बाल्टिक सी और आर्कटिक में पुतिन ने अपने न्यूक्लियर बेस को वॉर रेडी कर दिया है। इन्हीं 12 फ्रंट से एक साथ एटमी विध्वंस करने का डेंजर प्लान है। रूसी सेना ने 12 एटमी सेंटर पर करीब 500 मिसाइलें पहुंचा दी हैं। 1 दर्जन एटमी सेंटर पर 231 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, 175 सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और 81 घातक बॉम्बर भेज दिए गए हैं। यानी करीब 500 घातक हथियारों से हमला करने की प्लानिंग है। पुतिन के इस एटमी विध्वंस से यूक्रेन 24 अगस्त को सरेंडर कर सकता है। जनरल बख्शी हमारे साथ हैं। जनरल बख्शी, इतना बड़ा, क्योंकि एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट आप ज्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट और चारों तरफ से इस तरह की तैयारी, ये पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है सर? क्या आपको लगता है?
देखिए साहब, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, और अब मैं जब लंदन से लोगों से मेरी डिस्कशंस हुई हैं, जो प्रोफेशनल तबके कह रहे हैं ये वॉर डिसाइसिव फेज पे है। ओके। इस महीने के आखिर तक इसका बड़े तौर पे पैमाने पर इसका फैसला हो जाएगा। और जो हमने देखा है, यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है पूर्ण रूप से फेल हो गया है। वो लेपर्ड टैंक, चैलेंजर टैंक जो भी लेके आए थे, रूस ने उसका तोड़ ढूंढ लिया। उनकी फ्रंट लाइन में स्पेतनाज फाइटर उन्होंने लगा दिए, और उनके जो कमाव, होकम और जो उनके Mi-24 हाइंड हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके पास नए मिसाइल जिनकी 8 से 10 किलोमीटर रेंज है, जो कि एयर डिफेंस की मार के बाहर, उन्होंने तबाही कर दी है जर्मन टैंकों की, लेपर्ड टैंकों की, बाकी चैलेंजर टैंकों की, ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल्स की। हमले फेल हो गए हैं। यूक्रेन को अपने हमले रोकने पड़े, फिर अमेरिका के दबाव में फिर किया, और फिर उनको और नुकसान हुआ है। तो अभी तक रूस वेट कर रहा था कि यूक्रेन पूरी ताकत लगा दे, फिर हम पलटवार करें। ठीक है सर, रूस के रेलवे स्टेशन पर एक भीषण हमला हुआ है। कुर्स्क रेलवे स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। रेलवे स्टेशन की छत से टकराया है ड्रोन। हमले से रेलवे स्टेशन की छत में आग लग गई। ये तस्वीरें देखिए, कुर्स्क रेलवे स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ है। ये रूस का एक रेलवे स्टेशन है, और वहां पर इस रेलवे स्टेशन की छत से ड्रोन टकराया है। तो कभी किसी बिल्डिंग की छत से ड्रोन टकराता है यूक्रेन का, कभी किसी रेलवे स्टेशन की छत से टकराता है ड्रोन। कहीं ना कहीं यूक्रेन ने अपने एक बड़े हथियार बना लिए हैं, लेकिन जैसा कि जनरल बख्शी कह रहे हैं, ये कोई डिसाइसिव फैक्टर नहीं है इस वॉर में। इसी बीच देखिए, आपको दिखाते हैं रूस पर नॉन स्टॉप अटैक कैसे हो रहे हैं। जरा बिग वॉल पर दिखाइए पीसीआर, क्या हो रहा है यहां पर रूस पर, किस तरह से ड्रोन अटैक कर रहा है यूक्रेन, ये आपको दिखाते हैं। अब देखिए आप, रूस पर नॉन स्टॉप अटैक। ड्रोन हमले में कुर्स्क रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त और भी यूक्रेनी ड्रोन हवा में नजर आए। हमले के बाद वनुकोवो और दोमोदेदोव एयरपोर्ट भी अलर्ट पर डाल दिया गया, और वहां भी अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके अलावा दोनों ही एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए उड़ानें रोक दी गई। अब सवाल यह है कि यह क्या बार बार इस तरह से होगा? जनरल बख्शी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ड्रोन केवल ऑप्टिक्स हैं, लेकिन अगर ये ऑप्टिक्स ऐसे ही चलते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो एक स्टॉप लगाना पड़ेगा। वो स्टॉप आप कह रहे हैं कि बस अब कुछ ही दिन में लगने वाला, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि ये वॉर अनएंडिंग हो चुकी है, ये चलती रहेगी। हाँ, देखिए, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, एज अ मिलिट्री प्रोफेशनल हम देखते हैं कि किस टाइप का ड्रोन अटैक हुआ है, एमुनेशन कैरेज कैपेसिटी कितनी है, उसकी एक्सप्लोजिव पावर, कितने किलो का वॉरहेड लेके जा रहा है। ज्यादातर जो मॉस्को पे अटैक हुए हैं वो हैंडमेड प्लास्टिक ड्रोन्स, जो उसकी हैंड लॉन्च्ड होते हैं, 10-15 किलोमीटर की रेंज मॉस्को के आसपास से यूक्रेन के जो एजेंट हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। वो 500 ग्राम या 1 किलो के जो वॉरहेड के साथ आप कितना नुकसान कर सकते हैं, वो सांकेतिक सिंबॉलिक अटैक्स हैं। प्लीज, जवाब में आप चेरनीव पे आप अटैक देख रहे हैं, बिल्कुल बड़े बड़े मिसाइल्स आ रहे हैं, 500 केजी के वॉरहेड के साथ आ रहे हैं, जो कि रियल सब्सटैंशियल डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रोपेगेंडा वॉर जीतनी दूसरी बात है। एज अ मिलिट्री प्रोफेशनल मेरे को ग्राउंड पे देखना है कि टारगेट पे आपने कितने केजी एक्सप्लोजिव पहुंचाया, किसकी कितनी कैपेबिलिटी है। अगर आप 2 छोटे-छोटे 3-4 ड्रोन से हमला कर दें और जवाब में आपकी चरनी फ्लैटन हो जाए, और कल परसों कीव के ऊपर कहर ढाने वाला है, और खासकर 24 को उनके नेशनल डे पे तो आप देखेंगे संकेतिक क्या बड़ा एक्चुअल अटैक होने वाला है। और स्थिति यह है कि साहब आपके हमले विफल हो गए, आपके पास एमुनेशन नहीं, खत्म हो रहा है, ड्विंडल हो रहा है। नेटो वाले बोल रहे हैं कि कीव नहीं मान रहा था बातचीत के लिए, आप ही की चैनल ने बताया है। बिल्कुल सर। ठीक है,
और मतलब अब हाथ खड़े करने की स्थिति आ रही है। मतलब जनरल बख्शी, नुकसान आपकी बहुत बातों का होगा। मतलब ये हाँ, है, अगले जो आपको साल लंदन सांस से रिपोर्ट्स लेके- मिली हैं और जो आपका असेसमेंट है कि 24 अगस्त जो हमारी रिपोर्ट है वाकई वो डिसाइसिव डे नहीं तो कम से कम इस वॉर के लिए एक डिसाइसिव डायरेक्शन जरूर दे सकता है। और आगे ऐसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी इस वॉर का डिसीजन आने वाला है। देखते हैं सर क्या होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त प्रहार, बड़ी खबर, हथियार लेकर जाती ट्रेन पर अटैक किया गया है। रूसी हमले में ट्रेन के परखच्चे उड़ गए हैं। ट्रेन पर मौजूद था यूक्रेनी गोला बारूद। ये देखिए, हथियार लेकर जाती ट्रेन पर किस तरह से अटैक किया गया, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ट्रेन में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। रूस का माइन क्लियरिंग व्हीकल तबाह। रूस का माइन क्लियरिंग व्हीकल तबाह। यूक्रेन ने UR-77 पर ड्रोन से बम गिराया। UR-77 एक माइन क्लियरिंग व्हीकल है। वीडियो में दिखा बड़ा धमाका, कई फीट ऊंचा आग का गुबार उठा है, कई फीट ऊंचा। यूक्रेन ने ये रूस का माइन क्लियरिंग व्हीकल कुछ इस तरह से तबाह कर दिया ड्रोन से बम गिराकर। तो UR-77 व्हीकल तबाह, देखिए। और अवदीवका से बड़ी खबर है। अवदीवका में यूक्रेन का एयर अटैक, आसमान से मिसाइल दागते दिखे फाइटर जेट। अवदीवका में यूक्रेन का एयर अटैक देखिए, अब आसमान से मिसाइल दागते दिखे फाइटर जेट। सुखोई 25 फाइटर जेट से मिसाइलें दागी गई। जमीन पर रूसी सेना में तबाही मच गई। चौबीस घंटे के भीतर की रूस की मिसाइल फोर्सेज ने पश्चिमी यूक्रेन पर इतना बारूद बरसाया है कि 19 अगस्त यूक्रेन शोक दिवस बन गया है यूक्रेन के लिए। क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए, लेकिन बड़ी खबर यह कि अब न्यूक्लियर मिसाइलें भी तैनात हैं। पोलैंड तक परमाणु हमले का डर फैल गया है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर पश्चिमी यूक्रेन को टारगेट किया गया है और इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। ये 3 राजधानियों पर रूसी ध्वज फहराने का प्लान है। कैसे, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। अठारह अगस्त को जब यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को के अभिमान को रौंद रहे थे, तभी TV9 भारतवर्ष ने पुतिन के प्लान की घोषणा कर दी थी। एक और बड़ी खबर यह मिल रही है कि क्रेमलिन की तरफ से यूक्रेन पर जल, थल और नभ से बारूदी बारिश करने का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है पुतिन द्वारा। 24 घंटे यूक्रेन के लिए कयामत का वक्त होगा। अब तक का सबसे बड़ा अटैक शुरू होने वाला है। रूसी सेना ने हमले के लिए 8 तरह की घातक मिसाइलें निकाल ली हैं। इन मिसाइलों को यूक्रेन के पास मौजूद रूसी मिसाइल सेंटर पर भेज दिया गया है। मतलब यह कि मिसाइल प्रहार से पुतिन यूक्रेन का नामो निशान मिटाने वाले हैं। उन्नीस अगस्त का सूरज निकलते ही यूक्रेन पर पुतिन के क्रोध की वर्षा शुरू हो गई। छह लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला पश्चिमी यूक्रेन का इतना बड़ा इलाका अब तक एक ही दिन में रूस के बारूद से इतने बड़े पैमाने पर नहीं दहला। रूस की सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ मिसाइल वर्षा कर दी। चेर्निहिव में दिन सामान्य था और एक सैलानी तस्वीर खिंचा रही थी।
तभी उसके पीछे वाली एक इमारत पर धमाका हुआ। धमाके से इलाका दहल उठा और उसके बाद मंजर कुछ ऐसा हो गया। ये इमारत चेरनिहिव के ड्रामा थिएटर की है, जो रूस के मिसाइल हमले के बाद धधकने लगा। चेरनिहिव पर हुए इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई, कई जख्मी हो गए। मिसाइल हमले से इमारत का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। मिसाइल के जबरदस्त धमाके के बाद बिल्डिंग के आसपास वाले इलाके में दूर दूर तक मलबा बिखर गया। आसपास खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। रूस के ब्लैक सी फ्लीट ने क्रूज मिसाइल से चेरनिहिव को टारगेट बनाया। रूस ने 48 घंटे के भीतर पश्चिमी यूक्रेन पर दूसरी बार हमला किया। लेकिन ये हमला पहले से कहीं ज्यादा विनाशक, घातक और विध्वंसक है। कीव के आसमान पर उठता धुएं का ये गुबार रूस के मिसाइल हमले का परिणाम है। मिसाइल से इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ कि आग की लपटें 10 मंजिला इमारत से भी ऊंची उठने लगी। धुएं का गुबार कीव के आसमान पर इतना ऊंचा छा गया कि अलग अलग जगहों से लोगों ने इसकी तस्वीरें रिकॉर्ड की। दोपहर करीब 12 बजे लोगों ने कीव के बाहरी इलाके में जबरदस्त धमाका सुना और उसके कुछ ही सेकंड बाद कीव में कई मील दूर से ही धुएं का ये कॉलम नजर आने लगा। धमाके से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। मॉस्को पर यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड हमले के बाद रूस ने पूरे यूक्रेन में तबाही मचा दी है। उसका सबसे बड़ा टारगेट यूक्रेन का वो इलाका रहा जिसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में युद्ध के दौरान सबसे सुरक्षित क्षेत्र कहा गया, यानी पश्चिमी यूक्रेन। रूस के पश्चिमी यूक्रेन के तेर्नोपिल पर भी जबरदस्त हमला किया गया। ये यूक्रेन के तेर्नोपिल में यूक्रेन का हथियार गोदाम है, जिसे रूस ने क्रूज मिसाइल के हमले में एक ही झटके में तबाह कर दिया। रूस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर ही यूक्रेन के कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए। ये ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन का कंट्रोल सेंटर है, जिसके रूस ने ड्रोन हमले से परखच्चे उड़ा दिए। पूरब से पश्चिम रूस ने हमले करके 19 अगस्त को यूक्रेन के सबसे बड़े विध्वंस की तारीख बना दी। रूसी हमले में यूक्रेन के 3 टैंक डिपो तबाह हुए हैं। ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल के 3 गोदाम भी नष्ट हो गए हैं। ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल के 4 स्टोरेज डिपो रूसी मिसाइल हमले में खाक हो गए। आर्टिलरी शेल और इन्फेंट्री हथियारों के 2 डिपो तबाह हो गए। ऑपरेशन विंटर के लिए स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस के 7 ठिकाने भी रूस ने तबाह कर दिए। 5 ऐसे डिपो भी ध्वस्त हो गए जिसमें नाइट विजन, हेलमेट, विंटर सूट जैसे साजो सामान रखे थे। मॉस्को के एवोल्यूशन सेंटर पर हमले के बाद रूस की मिसाइलों ने पश्चिमी यूक्रेन के बहुत बड़े क्षेत्र को रणभूमि में बदल दिया है।
देखिए, रूसी सेना ने समंदर से बुलावा मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया। बुलावा मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। आसमान से यूक्रेन पर KH-102 मिसाइलें बरसाई गई। यह मिसाइल 5500 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है। रूसी सेना ने KH-101 मिसाइल से भी प्रहार किए। इसकी रेंज 4500 किलोमीटर है और इसके अलावा 3000 किलोमीटर तक दूरी तक मार करने वाली KH-55 मिसाइल भी यूक्रेनी शहरों पर बरसाई गई। ब्लैक सी फ्लीट से रूसी नेवी ने कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी। कैलिबर की रेंज 2500 किलोमीटर है। रूसी बॉम्बर्स ने यूक्रेन पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से स्ट्राइक की। किंजल की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा होती है। और अब पुतिन ने जिरकॉन मिसाइलों को भी हमले के लिए रेडी कर दिया है। जिरकॉन मिसाइल की रेंज करीब 1000 किलोमीटर है और इसके साथ ही स्कैंडर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी जेलेंस्की के हथियार के ठिकानों पर बरसाई गई हैं। पुतिन का प्लान है पश्चिमी यूक्रेन पर रूसी ध्वज फहराना। इसीलिए चेर्निहिव की जाइटोमिर, विनित्सिया, खमेलनित्स्की, टेर्नोपिल, लवीव, लुत्स्क और रिव्न शहरों के हथियार के ठिकानों पर हमले किए गए। रूसी सेना का टारगेट है पश्चिमी यूक्रेन की सीमा को पोलैंड से काटकर एक डिफेंस फेंस तैयार करना, ताकि हथियारों की सप्लाई काटी जा सके। इसके साथ ही प्लान बी यह है कि बेलारूस में मौजूद वैगनर लड़ाकों से पश्चिमी यूक्रेन पर हमला कराकर कब्जा लिया जाए। रूस से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर है लैंडिंग से एक दिन पहले रूस का मून मिशन फेल हो गया। बड़ी खबर है, रूसी स्पेसक्राफ्ट लूना 25 लैंडिंग से पहले क्रैश। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने यह जानकारी दी है। कल ही उभरे थे स्पेसक्राफ्ट में कुछ असामान्य लक्षण और आज जो खबर आई उसने रूस को मायूस कर दिया, क्योंकि रूस ने मिशन लूना को बहुत जोर शोर से शुरू किया था। मिशन लूना 25 और करीब 47 सालों बाद रूस का कोई यह मिशन था मून पर जो फेल हो गया। आइए आपको दिखाते हैं रूसी मून मिशन कैसे फेल हुआ। रूसी स्पेसक्राफ्ट लूना 25 चांद पर लैंडिंग से पहले क्रैश। प्री लैंडिंग ऑर्बिट में जाते वक्त स्पेस क्राफ्ट में दिक्कत आ गई। कल चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला था लूना 25। रूस ने इसी महीने लूना 25 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। लूना 25 ने चांद से शनिवार को कुछ डेटा भी भेजा था। स्पेसक्राफ्ट से मिले इंफॉर्मेशन की एनालिसिस जारी, यह कहा है रोसकॉस्मोस ने। और क्यों फेल हुआ रूस का चंद्र मिशन, जल्दी से ये भी जान लेते हैं। फिर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए, जल्दी से दिखाइए क्यों फेल हुआ रूस का चंद्र मिशन। 19 अगस्त को लूना 25 में गड़बड़ी आई और 20 अगस्त को लूना 25 क्रैश हो गया। संपर्क टूटना बड़ी वजह बताई जा रही है गड़बड़ी आने की। सॉफ्टवेयर की दिक्कत एक बड़ी वजह क्या बनी, क्या यह भी एक सवाल है। और लंबा थ्रस्ट फायर भी इसकी वजह से एक बना है। ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है आने वाले दिनों में जब रोसकॉस्मोस इस बारे में कुछ बताएगी तब हम देखेंगे। अब जरा यहाँ पर एक मेरे साथ एक्सपर्ट है, उनसे बात कर लूँ, फिर आपके सामने मैं एक 2 विन लेकर आऊंगा। पहले जो एक्सपर्ट है उनके बारे में बता देता हूँ। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर CM नौटियाल हैं। आप स्पेस साइंटिस्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका TV9 पर। सर, ये जो मिशन लूना 25 है, ये कहा गया कि रूस ने अब ये ऐसा कुछ मिशन ठान लिया है जो भारत से पहले वो चांद के साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा। लेकिन सर, ये तो चंद्रयान 2 जैसा कुछ हो गया। क्या हुआ सर, जरा आसान भाषा में आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं? जी, आपका कहना ये बिल्कुल ठीक है कि अभी तक ऐसा लग रहा था कि 2 दिन पहले भारत से वहां पर रूस लैंड कर जाएगा, उनका जो यान वो लैंड कर जाएगा। लेकिन इसमें एक किसी व्यक्ति का अनुमान ये था कि इनकी कंप्यूटेशनल कोई एरर हुई, कैलकुलेशन में कोई गलती हुई और उससे जो इनका बूस्टिंग होना था उसमें 50% की गलती हो गई और उसकी वजह से ये ऑर्बिट जो है वो गलत ऑर्बिट में चला गया। और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद एक छाया वाले एरिया में चला गया जहाँ से सीधा संपर्क मॉस्को से पॉसिबल, इनके जो स्पेस सेंटर था वहां से वो सीधे इससे कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। और जब तक वहां पर सुबह वाली स्थिति आई और जब ये संपर्क कर सकते थे तब तक बहुत देर हो गई थी और उसका नतीजा ये हुआ कि गलत ऑर्बिट में गया और ये क्रैश कर गया चंद्रमा की सतह पर जाकर। और ये जो लूना 25 है, ये 50 साल के बाद लगभग रूस ने फिर से अंतरिक्ष में कदम रखा था। और उससे पहले लूना 24 तक बहुत सारे लूना मिशन वहां पर गए थे। मुझे
चांस मिला था कि जो लूना के जो सैंपल्स वहां से आए थे उनका एनालाइज करने का, जब मैं अहमदाबाद में बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। आप अगर इस मिशन को इतने अच्छे से समझते हैं तो ज्यादा बेहतर आप बता सकते हैं। लेकिन मैं सर यहाँ पर 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ और फिर मैं आपसे चंद्रयान 3 से जुड़ा सवाल लूंगा। सर वो 2 तस्वीरें दिखाइए। देखिए वो 2 तस्वीरें यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और ये 2 तस्वीरें बहुत अहम हैं। आप देखिए रूस का लूना 25 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्रैश हो गया, फेल हो गया, लेकिन भारत का चंद्रयान 3 जिस पर अब पूरी दुनिया की उम्मीदें टिकी हुई हैं और बिल्कुल अपने ट्रैक पर सही तरीके से चल रहा है। और चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग जो सॉफ्ट लैंडिंग थी नहीं हो पाने के बाद चंद्रयान 3 में उन तमाम चीजों का ख्याल रखा गया है। और इसीलिए सर मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं, लूना 25 से चंद्रयान 3 कितना अलग है और चंद्रयान 2 से हमने जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, तो इससे कितनी उम्मीदें आपकी टिकी हुई हैं? इसको हम ये जो है ये पूरी दुनिया की जो उम्मीदों का भार लेकर जो हमारे जो ये रोवर और लैंडर इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, इनके लिए आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? वैसे इस चंद्रयान 2 में जो गलती हुई थी वो गलती न दोहराई जाए इसकी पूरी सावधानी विज्ञानियों ने रखी है। और जैसा उसके चेयरमैन सोमनाथ साहब ने कई बार कहा है, सारी संभावनाओं पर विचार किया गया है कि कौन कौन सी गलती हो सकती है या क्या क्या चीज गलत हो सकती है, और उन सब का ध्यान रखते हुए कुछ प्रिकॉशंस ली गई हैं। मैं उनका भी जिक्र करूंगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो रूस का रॉकेट है और जो इंडिया का रॉकेट है, इनमें काफी अंतर है। अमेरिका भी जैसे सैटर्न 5 का उपयोग करता है जो बहुत पावरफुल रॉकेट है, वो हमसे करीब 2.5 गुना वजन ले जा सकता है। इसी तरह सोयूज रॉकेट जिसका रूस में प्रयोग किया जाता है वो भी हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन हम लोगों ने इस कारण से हमारी मजबूरी ये है कि हम सीधे वहां पर अंतरिक्ष में चंद्रमा वाली ऑर्बिट में नहीं जा सकते। ये कुछ उसी तरह से है जैसे कि अगर किसी गाड़ी को हम बहुत तेज बड़े स्लोप के ऊपर ले जाना चाहें, अगर हमारे पास कोई बहुत पावरफुल इंजन नहीं होगा तो हम सीधे उसे उस ढाल पर नहीं चढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर हम उसको घूमते हुए पहाड़ी के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करते हुए जाएंगे तो हम वहाँ कम पावरफुल इंजन के साथ पहुंच सकते हैं। और भारत ने वही अप्रोच ली है। क्या बात है सर, आपने बड़े कम शब्दों में बड़े आसानी से समझा दिया कि भारत की अप्रोच कितनी सही तरीके से जा रही है और भारत ने किस तरह से चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 के लिए क्या सबक लिया है और कैसे चंद्रयान 3 बिल्कुल हमारी उम्मीदों के रास्ते पर वैसे ही आगे बढ़ रहा है जैसे उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और लूना 25 के बाद अब उस पर और ज्यादा दुनिया की उम्मीदें टिक गई हैं क्योंकि साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश होगा चांद के पर उतरने वाला, अगर भारत ये कर लेता है तो। ठीक है सर, थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा जी। ये एग्जैक्टली साउथ पोल पर नहीं है, उससे काफी ऊपर है। हम लोग कह रहे हैं कि साउथ पोल के काफी पास है, लेकिन तो दूरी काफी है, करीब मेरे ख्याल 68-69 डिग्री के करीब पर वो है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस बार जो 2 परिवर्तन किए गए हैं, एक तो चंद्रयान 3 के केस में हमें वजन कम ले जाना पड़ा है क्योंकि इसमें ऑर्बिटर नहीं है। जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का वहां पर है उसी का उपयोग चंद्रयान 3 भी करेगा अगर आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, एक अंतर। दूसरा, इसमें जो इंजन है उनकी संख्या घटा दी गई है, जो बूस्टरिंग के लिए लगाए गए हैं। इसमें पहले 4 थे, पहले 5 थे, अब 4 लगाए गए हैं, 1 हटा दिया गया है और इनमें से भी 2 को ऑपरेट किया जाएगा। मतलब ये जो 4 चेंजेस जो आप बता रहे हैं इनकी वजह से हमें बहुत उम्मीद है कि चंद्रयान 3 इस बार अपना मिशन कंप्लीट करेगा, मिशन सक्सेसफुल होगा और हम ये चाहते भी हैं और हमारी ये उम्मीद भी है और इसरो की कामयाबी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये लगता भी है कि ऐसा होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 1 दशक तक चल सकती है यूक्रेन वॉर, बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने यह बयान दिया है, छोटे मोटे आदमी का बयान नहीं है ये सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन हैं, इस वक्त राष्ट्रपति रह चुके हैं, पुतिन के बहुत करीबी हैं। रूस अपने वजूद के लिए लड़ रहा है, ये कहा है मेदवेदेव ने। यूक्रेन का चरित्र आतंकी है, यूक्रेन की आतंकी फितरत का खात्मा जरूरी है, ये कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी फोर्स ने शुरू की नए विमान की ट्रेनिंग। बड़ी खबर, स्वीडन के लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। यूक्रेनी पायलट्स ले रहे हैं ग्रिपेन की ट्रेनिंग। यूक्रेनी पायलट कर रहे हैं विमान का टेस्ट ट्रायल। स्वीडन से विमान खरीदने पर बात हो रही है और यहां पर यूक्रेनी लड़ाकू पायलटों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। एक और बड़ी खबर, दक्षिण अमेरिका में मिलिट्री बेस बनाएगा रूस। बड़ी खबर, निकारागुआ में मिलिट्री बेस के लिए डील पक्की हो गई है। रूस दक्षिण अमेरिका में बेस बनाएगा। निकारागुआ के राष्ट्रपति ने मिलिट्री बेस की डील पर मुहर लगा दी है। तो
तो अमेरिका की दहलीज पर पहुंच चुका है रूस। कैसे, आइए आपको जरा जानकारी देते हैं इसके बारे में। और बिग वॉल पर दिखाइए पीसीआर, अमेरिकी दहलीज पर रूसी बेस। कैसे निकारागुआ में अपना मिलिट्री बेस बनाएगा रूस। वॉशिंगटन से 3000 किलोमीटर की दूरी पर यह रूसी बेस बनाया जाएगा और निकारागुआ के राष्ट्रपति ने इसकी सहमति दे दी है। मिलिट्री बेस पर होगी रूसी क्रूज मिसाइलों की तैनाती। क्रूज मिसाइलें रूस की आएंगी यहां पर। रशियन क्रूज मिसाइलों की रेंज में होगा पूरा अमेरिका। और ये देखिए, ये अगर आप देखें न्यूयॉर्क, ये आप देखें यहां पर निकारागुआ, और ये जो पूरा, और ये बीच में क्यूबा भी आप यहां पर देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं पूरा यहां पर ये जो रेंज होगी, यहां ये जो मिसाइलें होंगी, जो क्रूज मिसाइलें होंगी, इनकी रेंज में न्यूयॉर्क भी होगा, इनकी रेंज में वॉशिंगटन भी होगा, इनकी रेंज में पूरा अमेरिका होगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ते और एक और बड़ी खबर है। रूस यूक्रेन की जंग में अब सिर्फ अनुमान के आधार पर हालात विनाशकारी होने का दावा किया जा रहा था अब तक, लेकिन अब रणनीतिक बिसात पर सजाए गए मोहरे अनुमान को सच साबित कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस के बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार तैनात करने के बाद अमेरिका ने भी न्यूक्लियर जंग की तैयारी का खुला प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी प्रदर्शन के तहत B-2 बॉम्बर को स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर तैनात किया है, जिसने चुनौती का मैदान न्यूक्लियर बारूद से सजा दिया। Keflavik Air Base, Iceland। यूक्रेन में जारी जंग के अंत का अनुमान जिस आशंका में सिमटता है वो न्यूक्लियर विनाश है, और आसमान पर उड़ते ये अर्थ उड़न तश्तरी जैसे विमान इस आशंका को प्रबल बनाने वाले साक्ष्य हैं, जिनकी लैंडिंग हुई है आइसलैंड के कैप्लेविक एयरपोर्ट पर। यानी न्यूक्लियर जंग की तैयारी के अब तक सिर्फ ट्रेलर लॉन्च हुए थे, लेकिन ये हलचल अगले चरण की शुरुआत है। ये विनाशकारी उड़न दस्ते हैं अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, जिन्हें उस बेस पर उतारा गया है जहां से विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए न्यूक्लियर तबाही का अलर्ट जारी होता है। क्योंकि कैप्लेविक एयरबेस की लोकेशन उस जगह पर है जो सीधे सीधे रूस के खिलाफ जंग का मोर्चा बना नजर आता है, क्योंकि यहाँ जिस कैप्लेविक एयरबेस का जिक्र हो रहा है वो आइसलैंड में है, और ये द्वीप पश्चिम और दक्षिण में नॉर्थ अटलांटिक सागर से घिरा है, तो वहीं उत्तर में ग्रीनलैंड सागर है, जबकि पूर्व में नॉर्वेजियन सी है। लेकिन इन्हीं 3 समुद्रों में रूस की खुफिया न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी मौजूद है। इसके अलावा कैप्लेविक एयरबेस पर अमेरिका के कई घातक प्लेन पहले से मौजूद हैं, जिन्हें पूर्वी सीमा वाले बेस पर तैनात किया गया है। लेकिन उन घातक प्लेन्स को बैक सपोर्ट देने के लिए अब पश्चिमी कैप्लेविक एयरबेस पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर तैनात कर दिए गए। कहने का मतलब यह है कि पूरा आइसलैंड द्वीप अमेरिकन विनाशकारी दस्ते का बेस बन गया है, जहां रूस पर हमले के लिए एक बड़ी सेना और हथियार तैनात कर दिए गए हैं। यानी रूसी सेना अगर फिनलैंड, नॉर्वे या पश्चिमी देशों पर हमले के लिए आगे बढ़ती है या फिर न्यूक्लियर हमला करती है, तो फिर अमेरिकन स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स आइसलैंड के कैप्लेविक एयरबेस से उड़ान भरने में जरा भी वक्त नहीं लेंगे। इसका मतलब साफ है कि न्यूक्लियर तैयारी का दौर अब बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत बेलारूस में तैनाती के साथ भले ही रूस ने की हो, लेकिन इसमें नेटो भी अब पीछे नहीं है। अब हो सकता है कि ये तैयारी रूस की बढ़ती आक्रामकता को देखकर ही की जा रही हो।
रूस ने नेटो के खिलाफ अपने न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत बेलारूस से की है, लेकिन रूस वही नहीं थमा, बल्कि उन सभी साइट्स को एक्टिव कर दिया जहां जहां न्यूक्लियर ट्रिगर मौजूद है। रूस के जवाब में अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी का पहला चरण आइसलैंड से शुरू हुआ और कहा जा रहा है कि अमेरिका अब पीछे नहीं हटेगा, जिसका मतलब है कि टकराव के लिए दोनों ध्रुव रेडी हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रूस ने न्यूक्लियर जंग के हिसाब से ही तैयारी की है। इसमें एक लेटेस्ट तैयारी ये है कि रूस ने अपनी यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जगह टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती बढ़ा दी है। खबर के मुताबिक उत्तरी सीमा से रूस ने तो यार्स मिसाइल हटा ली है, इसकी जगह उत्तरी सीमा पर टोपोल मिसाइल तैनात कर दी है। दावा है कि यार्ड्स की तैनाती रूस खुफिया बेस पर कर रहा है, जिसके टारगेट पर अमेरिका और लंबी दूरी के देश होंगे, जबकि टोपोल मिसाइल के टारगेट पर अमेरिकन बेस वाले देश हैं। ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि दोनों ही मिसाइल न्यूक्लियर हथियार ढोने में सक्षम है और ये मिसाइल बहुत कम समय में अमेरिका के हर क्षेत्र को अपनी जद में ले सकती है। दावा है कि इन्हीं मिसाइलों की तैनाती ने अमेरिका के लिए न्यूक्लियर जंग का माहौल बनाया है, इसलिए अमेरिका को B-2 बॉम्बर भेजने पड़े। इसके अलावा जो कारण है वो अमेरिका के लिए सीधे सीधे न्यूक्लियर जंग की चुनौती है। ये कारण है रूस के रक्षा मंत्री का उत्तरी न्यूक्लियर साइट का दौरा। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने नोवाया जेमेलिया का दौरा किया है। उन्होंने यहाँ न्यूक्लियर हथियारों की पोजीशन की जानकारी ली है। खबर है कि न्यूक्लियर वेपन से लैस पनडुब्बियों को भी अलर्ट रखने के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। यानी काला सागर, बैरन सागर और आर्कटिक सागर के बेस को न्यूक्लियर वॉर के लिए एक्टिव कर दिया गया है, जिसका प्रमाण रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दौरा है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स की रूस को टारगेट बनाकर की गई तैनाती है और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का वो बयान भी है जो उन्होंने एक पत्रिका को साक्षात्कार के दौरान दिया है। उनके मुताबिक न्यूक्लियर हथियार का होना रूस को खतरे से बचाता है। एटमी हथियार न्यूक्लियर शक्तियों से टकराव रोकते हैं। यही हथियार पश्चिम को रूस की ताकत का एहसास कराते हैं। ये याद दिलाते हैं कि रूस से टकराव जोखिम भरा हो सकता है। यानी रूस को अंतिम रूप से अपने न्यूक्लियर हथियार पर ही भरोसा है, क्योंकि हार की स्थिति में रूस इन हथियारों के इस्तेमाल से जरा भी परहेज नहीं करेगा। हलचल बता रही है कि न्यूक्लियर जंग का बिगुल बज चुका है। आर्कटिक के वॉर जोन में एक तरह से न्यूक्लियर जंग के लिए तैनाती पूरी हो चुकी है। हालांकि हमले की स्थिति अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि रूस बनाम अमेरिका की जंग के लिए एक ही कदम भारी पड़ने वाला है। यानी नॉर्वे और फिनलैंड के बाद अगर स्वीडन को भी नेटो सदस्यता देता है तो फिर न्यूक्लियर हमला हो जाएगा। और ये संकेत तैनाती के आधार पर नहीं बल्कि तैयारी के आधार पर मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रूस में न्यूक्लियर मोर्चा डायरेक्ट रक्षा मंत्री शोइगु संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका से आइसलैंड पहुंचे बॉम्बर्स की स्क्वाड्रन का नेतृत्व खुद लेफ्टिनेंट कर्नल एंड्रयू कुसगार्ड कर रहे हैं, जो वॉर जोन के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेनी सैनिकों को रूस का बड़ा संदेश, कीव की सत्ता के खिलाफ उठाएं हथियार। रूस अब यूक्रेनी सैनिकों को मैसेज दे रहा है कि कीव की सत्ता के खिलाफ हथियार उठा लें। सरेंडर करने का दिया है दूसरा विकल्प। कह रहा है या तो अपनी जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ हथियार उठाओ या सरेंडर कर दो। यूक्रेन पर आतंकी तरीके अपनाने का रूस ने आरोप लगाया। तो यूक्रेन विजय का सीक्रेट रूट बेलारूस। राष्ट्रपति पुतिन का कोवर्ट ऑपरेशन बेलारूस की जमीन से शुरू हो चुका है। बेलारूस पुतिन की रणनीति का वो मोहरा है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि अगर खतरे का अंदेशा होता है तो आर्टिलरी या इन्फेंट्री नहीं बल्कि सीधे न्यूक्लियर मिसाइल का बटन दबाया जाएगा। इस चेतावनी के कई गंभीर मायने हैं। यह धमकी सीधे यूरोप के लिए खतरा है। क्या सच में बेलारूस न्यूक्लियर हमले की तैयारी में? वो ऐसा क्यों कर सकता है, अब इस रिपोर्ट में दिखाता हूं।
बेलारूस के बॉर्डर पर जारी सैन्य गतिविधि में जरा भी इजाफा हुआ तो यूरोप पर न्यूक्लियर हमला तय माना जा रहा है। ये बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बयान से स्पष्ट है। लुकाशेंको ने कहा है कि ना तोप, ना टैंक, ना पैदल सेना, सीधे न्यूक्लियर मिसाइल। ऐसा क्यों कहा, किन हालात में कहा, ये समझिए। पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर के नजदीक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। पोलैंड ने अलाइड फोर्सेस के 10,000 जवानों की तैनाती बेलारूस के नजदीक कर दी है। पोलैंड ने 200 से ज्यादा टैंक और सैन्य वाहन बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। बेलारूस में कैंप बना चुके वैगनार की सबसे खूंखार टोली बॉर्डर के पास ब्यावोविएजा फॉरेस्ट रेंज में बेस बना चुकी है। बेलारूस बॉर्डर के पास लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। 1 अगस्त को बेलारूस के 2 हेलीकॉप्टर पोलैंड की वायु सीमा में घुसपैठ कर चुके हैं। यानी रूस के मित्र राष्ट्र बेलारूस की जंग नेटो सदस्य पोलैंड के साथ छिड़ने के पूरे आसार हैं। यूरोप में सबसे हॉट बॉर्डर बेलारूस पोलैंड बना हुआ है। इसीलिए बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जो कहा वो यूरोप पर मंडराते न्यूक्लियर खतरे का सबसे बड़ा संकेत है। बेलारूस की जमीन पर न्यूक्लियर हथियार तैनात हो चुके हैं और यही उसकी सुरक्षा गारंटी है। बेलारूस ने पोलैंड की सीमा से 140 किलोमीटर दूर ओसिपोविची शहर में स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या सच में बेलारूस न्यूक्लियर हमला करने की तैयारी में है? बेलारूस ये भूमिका बना चुका है कि पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया मिलकर उसकी जमीन पर हमला करने की तैयारी में है। आधार तैयार है, प्रहार कभी भी हो सकता है। जंग बेलारूस और पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया के बीच छिड़ने के आसार हैं। जंग में एक तरफ अकेला बेलारूस खड़ा होगा और दूसरी तरफ नेटो के 3 सदस्य देश, जिसका मतलब है नेटो के संपूर्ण 31 देश। बेलारूस के पास 62,000 एक्टिव जवान हैं, 3,44,000 जवान रिजर्व फोर्सेस में हैं। दूसरी तरफ नेटो के पास 1,35,00,000 जवान हैं। बेलारूस के पास 4,000 आर्टिलरी हथियार हैं। दूसरी तरफ नेटो के पास 28,000 आर्टिलरी सिस्टम है। इस लिहाज से देखा जाए तो बेलारूस और नेटो का कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनकी सुरक्षा की गारंटी रूस से मिले न्यूक्लियर हथियार ही है। जंग में रूस जरूर बेलारूस का समर्थन कर सकता है, लेकिन ठीक उसी तरह जैसे बेलारूस जंग में उसका समर्थन कर रहा है। आधिकारिक तौर पर रूस बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसकी जमीन से यूक्रेन पर हमला नहीं किया गया। बेलारूस का दावा है कि उसका एक भी जवान युद्ध नहीं लड़ रहा है, यानी रूस भी बेलारूस का जंग में इसी तरह मददगार होगा। इसीलिए पूरी आशंका है कि बेलारूस पहली बार में ही न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेगा। रूस 1 साल से अकेला नेटो संगठन से युद्ध लड़ रहा है। रूस ऐसा करने में समर्थ है क्योंकि उसके पास हथियारों का अकूत भंडार है, लेकिन बेलारूस ऐसी स्थिति में नहीं है। तो अगर बेलारूस पर हमला हुआ तो क्या होगा?
बेलारूस के ओसिपोविची में 7 स्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम तैनात हैं। इसकी मिसाइलों की रेंज 400 से 500 किलोमीटर है। बेलारूस इनसे लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला कर सकता है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस ओसिपोविची से 290 किलोमीटर दूर है। लातविया की राजधानी रीगा मिन्स्क से 480 किलोमीटर दूर है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो बेलारूस बॉर्डर से 280 किलोमीटर दूर है। यानी तीनों देशों की राजधानी स्कंदर मिसाइल सिस्टम की रेंज में है। अगर बेलारूस पर हमला होता है तो लुकाशेंको बेझिझक न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। बेलारूस इसलिए भी न्यूक्लियर हमला कर सकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का डर नहीं है। अगर हमला करने के बाद उसे दुनिया से अलग थलग कर भी दिया जाए तो रूस उसकी अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है। दूसरे अर्थों में यह कहा जा सकता है कि नेटो को झुकाने के लिए हमला बेलारूस करेगा, लेकिन यह सब होगा पुतिन के इशारे पर। यानी बेलारूस से नेटो विजय का रूट पुतिन तैयार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बाखमुत में आमने सामने की जंग। जी हां, क्लिश्चीवका में काउंटर ऑफेंसिव, ट्रेंच में छिपकर की ताबड़तोड़ गोलाबारी। सामने आया वॉर फ्रंट का विध्वंसक वीडियो, ये आपके सामने है। बाखमुत में क्लिश्चीवका में काउंटर ऑफेंसिव देखिए यूक्रेन का। ट्रेंच में छिपकर सामने वाले दुश्मन के सैन्य दल पर किस तरह से गोलीबारी की आप देख सकते हैं।